नमस्कार साथियों, मैं अशोक कुमार लोचिव सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियों की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियों से संबंधित आज की जो क्लास है हमारी, उसका बिंदु रहेगा प्रायोजना कार्य या परियोजना कार्य। क्या बिंदु रहेगा? वो है परियोजना या प्रायोजना कार्य। कुछ भी बोल सकते हैं, परियोजना भी बोल सकते हैं, प्रायोजना भी बोल सकते हैं। अपने सिलेबस में इस शब्द को शामिल किया गया है, प्रायोजना को शामिल किया गया है, लेकिन जब एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है तो वो प्रायोजना के स्थान पर परियोजना शब्द को भी काम में ले लेता है। तो ये कंफ्यूज ना हो कि परियोजना क्या होता है, प्रायोजना क्या होता है, दोनों एक ही शब्द हैं। अब देखो, हम इसके संदर्भ में क्या क्या पढ़ेंगे। परियोजना कार्य या प्रायोजना कार्य के संदर्भ में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम इसके संदर्भ में पढ़ेंगे कि परियोजना क्या होती है, शिक्षा के क्षेत्र में इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। फिर इसके बाद में हम इसमें पढ़ेंगे इसका प्रवर्तक कौन है। प्रवर्तक को पढ़ने के बाद में हम इसके पढ़ेंगे सोपान। प्रायोजना विधि जो होती है या प्रायोजना जो कार्य होता है, इसके सोपान कितने होते हैं, इसके सोपान कितने हैं। सोपान के बाद में जो आएगा वो आएगा परियोजना या प्रायोजना के प्रकार। प्रकारों को पढ़ने के बाद में इसके गुण, प्रायोजना के गुण, और गुणों को पढ़ने के बाद में परियोजना या प्रायोजना की सीमाएं। क्या पढ़ेंगे? सीमाएं। सीमाएं, गुण और उसके बाद में सीमाएं। ये बिंदु हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले परियोजना या प्रायोजना कार्य क्या होता है, इसका प्रवर्तक कौन था, इसके सोपान कितने होते हैं, कितने प्रकार की होती है परियोजना, परियोजना या प्रायोजना के गुण कौन कौन से होते हैं और इसकी सीमाएं क्या क्या हैं। इन बिंदुओं का हम क्या करेंगे, क्रम से अध्ययन करेंगे। एक नंबर पे ये क्या है, परियोजना क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं परियोजना या प्रायोजना कार्य। हमने देखा कि हम इस जो बिंदु या प्रकरण पढ़ रहे हैं इसमें हम किस किस को पढ़ेंगे। पहला था परियोजना क्या है। परियोजना क्या है, एक बात बताओ मैंने, कोई भी काम करो, कोई भी काम कर रहे हैं हम भी की योजना बना, अगर भी काम ने करा देना वो ज्यादा सफल होगा, बना योजना बना बिन कराना सफल ज्यादा होगा। सीधी सी बात है। कोई भी कार्य कर रहे हैं, अरे देसी तरीका से सोचो, घर में कोई फंक्शन हुआ जाए, कोई शादी हुआ है, अन्य कोई उत्सव होता है घर में, तो एक योजना तैयार की जाती है, नहीं की जाती है। उस योजना के अनुसार कार्य किया जाता है या नहीं किया जाता है, ताकि उस कार्य में कहीं विघ्न न पड़े, उस कार्य को करते समय बीच में किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। जब एक योजना बनाकर आदमी के द्वारा कार्य किया जाता है, मानव के द्वारा कार्य किया जाता है, वो उसका कार्य सफलता को प्राप्त होता है। और यदि एक मनुष्य योजना के माध्यम से कार्य नहीं करता है तो वो उसका कार्य सफल नहीं होता है। जैसे अभी आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, रीट एग्जाम अध्यापक बनने की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एक योजना के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं तो सीधी सी बात है कि आप अध्यापक बनेंगे। और यदि आप किसी योजना का सहारा लेकर काम नहीं कर रहे हैं, बस उठ्या सवारा सामाजिक पढ़ लिया यानी हिस्ट्री पढ़ लिया, जा किताब सामान पढ़ी जी भी नहीं पढ़ लिया, आप कोई योजना नहीं बना रहे कि इतने समय मेरे को ये पढ़ना है, इतने समय ये पढ़ना है, मेरे को दिन में इतने घंटे पढ़ना है, इतने समय मेरे को ऑब्जेक्टिव निकालने हैं,
आपने कोई योजना नहीं बनाई, आप सफल नहीं होंगे। और यदि आप एक योजना बनाकर आगे बढ़ रहे हैं तो आप क्या होंगे? सफल होंगे। यही तो है परियोजना या प्रायोजना कार्य। घर में किसी की शादी थी, 6 महीने पहले, 5 महीने पहले, 4 महीने पहले तैयारी शुरू हो जाती है। एक एक दिन जैसे जैसे नजदीक आता जाता है, तैयारियों पे तैयारियां होती जाती हैं। तो आप योजना के माध्यम से तो आगे बढ़ रहे हैं। घर का जो मुखिया होता है वो परिवार के सदस्यों को कार्य विभाजित कर देता है। वो एक योजना के माध्यम से आगे बढ़ता है कि मेरे को हाँ इतने पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, इस शादी को करूंगा तो मेरे को 10 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। तो 10 लाख रुपए का अरेंजमेंट वो पहले से तैयार रखता है। अब वो सोच लेता यार बाद में देखा कोई योजना कौन बनानी। अब पैसे 10 लाख लगने थे, उसके पास थे 2 लाख। बताओ अगर वो योजना के अनुसार कार्य नहीं करता तो क्या वो सफल होता? नहीं होता। यही कार्य शिक्षा के क्षेत्र में लागू भी होता, शिक्षा के क्षेत्र में भी लागू होता है। जैसे इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, 2 व्यक्ति हैं और दोनों व्यक्तियों के पास में, ये पहला व्यक्ति है, पहला व्यक्ति, और ये दूसरा व्यक्ति है, दूसरा। दोनों के पास में समान खेत है। ये दूसरे व्यक्ति का खेत है और ये पहले व्यक्ति का खेत है। दोनों के पास समान खेत है। पहले व्यक्ति ने इसको पूरे खेत को एक साथ बेच दिया 10 लाख रुपए में, और दूसरे व्यक्ति ने इसमें पूरी योजना बनाई यार कि मैं अगर इसमें इधर से एक रास्ता निकाल के, एक रास्ता इधर से निकाल के और एक रास्ता इधर से निकाल के इस प्रकार से प्लॉटिंग करूंगा, इस प्रकार से मैं प्लॉटिंग करूंगा तो प्लॉट इतने बचेंगे और उनको इस भाव से बेचूंगा तो मेरे को 40 लाख रुपए प्राप्त होंगे। ये बिना योजना के कार्य कर रहा था, ये योजना के माध्यम से कार्य कर रहा था। लाभ किसको हुआ ज्यादा? जिसने योजना के अनुसार कार्य किया उसको लाभ ज्यादा हुआ, और जिसने योजना के अनुसार कार्य नहीं किया उसको लाभ नहीं हुआ। ये फर्क पड़ता है परियोजना या प्रायोजना कार्य। समझ में आई बात? कि एक योजना बनाकर यदि आगे बढ़ा जाएगा तो जो कार्य हम कर रहे हैं वो सफल होगा। और यदि हम किसी प्रकार की कोई योजना नहीं बनाकर आगे बढ़ रहे हैं, कोई योजना नहीं बना रहे, वो कार्य हमारा सफल नहीं हो सकता। तो ये तो होती है प्रायोजना। अब बात आती है कि शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या प्रयोग किया जाता है। गुरुजी है तो मैं बताओ शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या महत्व है। तो देखो शिक्षा के क्षेत्र में भाई कोई भी बालक है, किसी बालक को कोई प्रोजेक्ट दिया गया और सीधी सीधा शब्द हम प्रोजेक्ट ने समझ रहा जो, तो सो समझ लो कि कोई बालक ने या कहे हो गए कि तू बेटा एक ऊपर निबंध लिख कर ला जी। कोई भी बिंदु दे दियो और बिन कह दियो कि तू एक ऊपर निबंध लिख कर ला जी। सीधे और साधारण शब्दों में बता रहा हूं कि इसके ऊपर आपको निबंध लिख के लाना है। अब वो बालक घर जाएगा, यदि उसको वो निबंध नहीं आता है तो वो एक योजना तैयार करेगा। ये निबंध मैं कहाँ से पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, कितने बिंदु इस निबंध में बनाऊं, इसके बिंदु इस प्रकार से होने चाहिए, इस पहले बिंदु में ये बातें होनी चाहिए, दूसरे बिंदु में ये बातें होनी चाहिए। उसने एक पूरी योजना बनाई। 2-4 पुस्तकों को एक जगह इकट्ठा करके उसने देखा और उसमें जो सार था उसको एक जगह इकट्ठा किया, योजना के माध्यम से आगे बढ़ा, और वो उसका निबंध लिखना क्या हो गया, सफल हो गया। वो उसका कार्य क्या हो गया, सफल हो गया। जैसे मान लीजिए विद्यालय में किसी मेले का आयोजन करना है, किसी उत्सव का आयोजन करना है, किसी प्रदर्शनी का आयोजन करना है, 26 जनवरी का जो उत्सव होता है उसका आयोजन करना है, तो वहां यदि हम एक प्रायोजना के माध्यम से आगे नहीं बढ़ेंगे, परियोजना के माध्यम से आगे नहीं बढ़ेंगे, तो क्या वो हमारा उत्सव सफल हो सकता है? नहीं हो सकता, वो सफल नहीं हो सकता। तो ध्यान दें, प्रायोजना या परियोजना कार्य यानी शिक्षण में परियोजना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, या ये कह सकते हैं
कि शिक्षण में परियोजना या प्रायोजना की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अगर हम शिक्षण में इस परियोजना या प्रायोजना के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं, सफलता हमें मिलेगी। अगर हम इसके माध्यम से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हमें सफलता नहीं प्राप्त होगी। इसीलिए पहले ही बालक को, जब बालक अपना स्कूली जीवन प्रारंभ करता है, तो उस स्कूली जीवन में ही बालक में इस प्रकार के भाव उत्पन्न कर दिए जाते हैं कि तुम्हें आगे सामाजिक जीवन जीना है, समाज में रहकर आपको जीवन जीना, और उस समाज में रहकर यदि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो यदि आप उसके लिए किसी योजना को तैयार नहीं करेंगे, तो तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे, आपका वो कार्य सफल नहीं हो सकेगा। सिखाया जा रहा है विद्यालय में, लेकिन वो आगे बालक के व्यावहारिक जीवन से जुड़ा हुआ मामला है। अगर विद्यालय में परियोजना या प्रायोजना कार्य नहीं सिखाया जाता, तो वह बालक अपने सामाजिक जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का अनुभव करता। लेकिन उसने अपने विद्यालय जीवन में सीखा था कि किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी एक योजना तैयार करनी चाहिए, जिससे कि वो कार्य सफल होता है। अब वो बालक आगे अपने व्यावहारिक जीवन में उसको लागू कर रहा है, तो उसका व्यावहारिक जीवन भी क्या होगा? सफल होगा। तो ध्यान दें, शिक्षण में परियोजना कार्य की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, क्योंकि इसके माध्यम से हम जो कार्य करना चाहते हैं वो कार्य हमारा सफल हो सकता है। तो पहला बिंदु इसमें लिखता हूं मैं, शिक्षण में परियोजना कार्य की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और किस प्रकार से रहती है ये भी मैंने आपको बताया। शिक्षा में प्रायोजना कार्य एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ता को व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से शामिल किया जाता है। शिक्षा में प्रायोजना कार्य एक ऐसी प्रक्रिया है, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। शिक्षा में प्रायोजना कार्य एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ता को व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से शामिल किया जाता है। पहले इस बिंदु को लिखता हूं और उसके बाद में इसको समझना। मैंने लिखा शिक्षा में प्रायोजना कार्य एक ऐसी प्रक्रिया है शिक्षा में प्रायोजना कार्य एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ता को व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से शामिल किया जाता है। अब इस बिंदु को समझे। मैंने लिखा शिक्षा में प्रायोजना कार्य एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ता को व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से शामिल किया जाता है। जैसे कोई भी हमें प्रोजेक्ट तैयार करवाना था, अन्य यानी सहशैक्षिक कोई गतिविधि थी, चाहे किसी भी क्षेत्र में ले लें, चाहे शैक्षिक गतिविधि में ले लें, चाहे गैर शैक्षिक गतिविधि में ले लें।
शैक्षिक गतिविधि में आप बालक से कोई, हम ये कहें कि कुछ चार्ट बनवाना चाहते थे, कोई मॉडल बनवाना चाहते थे, या हम ये कहें कि कोई भी विषय आपने बालक को दे दिया और उस विषय के ऊपर आपने बालक को कहा कि इसके ऊपर एक पूरा का पूरा व्याख्यान तैयार कीजिए। क्या तैयार कीजिए? व्याख्यान तैयार कीजिए। अब आप उस बालक से, अब वो कार्य या तो आप एक बालक को दे सकते हैं तो वहां व्यक्तिगत हो गया, या वो कार्य, एक कार्य आप 5 बालकों को दे सकते हैं कि आप 5 बालक मिलकर इस कार्य को करेंगे। तो यदि आपने एक बालक को वो कार्य सौंपा है तो वो व्यक्तिगत हो गया, और यदि आपने एक से अधिक बालकों को शामिल कर लिया तो वो क्या हो गया? सामूहिक हो गया। वो क्या हो गया? सामूहिक हो गया। जैसे मान लीजिए कोई उत्सव का आयोजन करना था, उसके लिए आपने एक बालक को बना दिया कि तेरे को ये पूरा देखरेख करनी है, अब कैसे ये सफल हो तेरे ऊपर है ये, तो वो व्यक्तिगत हो गया। लेकिन उसकी जिम्मेदारी आपने 5 बालकों को दी, अब वो 5 बालक है तो वो सामूहिक हो गया। वो 5 बालक सामूहिक रूप से उस प्रायोजना कार्य को संपन्न करेंगे। अगर एक को दिया है तो वो एक व्यक्तिगत रूप से उस कार्य को क्या करेगा? संपन्न करेगा। इसी प्रकार से किसी भी विषय के ऊपर आप, कोई भी समस्या थी, बालकों के सामने कोई समस्या आई और उन बालकों के सामने कोई समस्या आई, आपने कक्ष में बालकों के समूह बना दिए और उन समस्याओं को आपने विभाजित कर दिया। इस समस्या का ये ग्रुप हल करेगा, इस समस्या का हल ये ग्रुप करेगा। आपने समूह बनाए, वो समूह अपनी अपनी समस्या के ऊपर एक योजना के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। वो ही क्या है? प्रायोजना है। और उसमें अगर एक व्यक्ति है तो वो व्यक्तिगत हो गया, और अगर वो एक से अधिक व्यक्ति कर रहे हैं तो वो क्या हो गया? सामूहिक हो गया। क्या हो गया? सामूहिक हो गया। अब इसके बाद में परियोजना एक सुनिश्चित या पूर्व निर्धारित कार्य होता है। परियोजना जो होता है या प्रायोजना जो होता है वो सुनिश्चित या पूर्व निर्धारित कार्य होता है। भाई ऐसा तो है नहीं, आप यदि एक योजना तैयार कर रहे हैं तो जो जिसके लिए आप योजना तैयार कर रहे हैं उससे पहले ही तो योजना तैयार करेंगे ना। क्या वो कार्यक्रम पूरा हो गया उसके बाद में कोई योजना बनाएंगे? अरे कार्यक्रम होने के बाद में किस लिए योजना बनाएंगे? जैसे मान लीजिए अभी आप रीट के लिए पढ़ रहे हैं, कोई 10 घंटे पढ़ रहा है, कोई 12 घंटे पढ़ रहा है, कोई 13 घंटे पढ़ रहा है, कोई 8 घंटे पढ़ रहा है, कोई एक योजना के माध्यम से पढ़ रहा है, कोई बिना योजना के माध्यम से भी पढ़ रहा है। अब क्या 26 सितंबर के बाद में आप योजना बनाकर पढ़ोगे तब आप अध्यापक बन जाओगे? तब क्या आप रीट में पास हो जाओगे? नहीं, बाद में योजना बनाई हुई आपके कोई काम नहीं आएगी। तो पहले पूर्व निर्धारित होते हैं प्रायोजना के जो कार्य होते हैं, परियोजना के जो कार्य होते हैं, या हम ये कहें कि प्रायोजना जो है एक निश्चित होता है, सुनिश्चित होता है और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम होता है। सुनिश्चित और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम होता है। अब पढ़ते हैं इसके प्रवर्तक। प्रवर्तक, देखो प्रवर्तक के रूप में वैसे तो जॉन डीवी का नाम भी आता है, लेकिन जॉन डीवी इसके प्रवर्तक नहीं थे। इसके प्रवर्तक थे किलपैट्रिक। प्रायोजना या परियोजना जो विधि है इसके प्रवर्तक कौन थे? किलपैट्रिक थे। जॉन डीवी ने तो परियोजना या प्रायोजना जो कार्य था इसका विचार देने वाला विद्वान था। यानी सर्वप्रथम परियोजना या प्रायोजना का जो विचार दिया गया था वो विचार जॉन डीवी के द्वारा दिया गया था। उनके दिमाग, उनके मन मस्तिष्क में यह विचार कहां से आया? एक मुर्गी पालन का व्यवसाय था और उस मुर्गी पालन के व्यवसाय को जॉन डीवी के द्वारा देखा गया कि यह मुर्गी पालन वाला जो व्यक्ति है वो किस प्रकार से एक योजना के माध्यम से कार्य करता है और किस प्रकार से सफल हो रहा है। उस कार्य को देखा और उस कार्य को देखकर उनके मन मस्तिष्क में विचार आया कि ये जो है ये शिक्षा के क्षेत्र में भी लागू होना चाहिए। लेकिन जॉन डीवी इसको शिक्षा के क्षेत्र में लागू नहीं कर पाए। इनका शिष्य था किलपैट्रिक।
इनका शिष्य था किलपैट्रिक। तो इनके शिष्य के द्वारा सन 1918 ईस्वी में शिक्षा के क्षेत्र में प्रायोजना विधि का, यानी ये कहें कि प्रायोजना विधि की शुरुआत की गई थी। तो ध्यान दें, यदि प्रवर्तक पूछा जाए तो किलपैट्रिक होगा। कौन होगा? किलपैट्रिक। और किलपैट्रिक के द्वारा सन 1918 ईस्वी में इस प्रायोजना कार्य को शिक्षा के क्षेत्र में लाने का श्रेय दिया जाता है। अब जो किलपैट्रिक है वो क्या कहता है, क्या बताता है प्रायोजना के संदर्भ में? किलपैट्रिक कहते हैं प्रायोजना पूर्ण सामाजिक वातावरण में संपन्न होने वाली एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। प्रायोजना, पहले इसको लिखता हूं कि किलपैट्रिक के अनुसार, ये जो है वो किसके अनुसार है? किलपैट्रिक के अनुसार है। या चलो यहां से लिख देता हूं, यहां से। अब आगे समझ आना कि ये जो विचार देने वाले थे वो कौन थे? किलपैट्रिक थे। इन्होंने कहा प्रायोजना पूर्ण सामाजिक वातावरण में, इन्होंने क्या कहा? प्रायोजना पूर्ण सामाजिक वातावरण में संपन्न होने वाली एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। किलपैट्रिक ने प्रायोजना कार्य के संदर्भ में क्या कहा, या प्रक्रिया की जगह हम लिख सकते हैं कि क्रिया है, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। किलपैट्रिक ने प्रायोजना के संदर्भ में कहा कि प्रायोजना पूर्ण सामाजिक वातावरण में संपन्न होने वाली एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है या उद्देश्यपूर्ण क्रिया है। भाई सामाजिक वातावरण में मैंने आपको कहा कि जैसे मान लीजिए आपके घर परिवार में किसी शादी का आयोजन है, तो आप उस शादी के लिए पहले से योजना तैयार करते हैं, नहीं करते हैं? अरे पहले से, यानी 6 महीना पहले तैयारी के लग जाऊंगा, और उसके बाद में पता रहता है 9 दिन पहले लगन आएगा, इतने समय, इतने दिन पहले हम बान बैठाएंगे, इतनी तारीख को। ये कार्यक्रम आप एक योजना के माध्यम से ही तो करते हैं। यदि आप योजना नहीं बनाएंगे तो क्या आपका वो कार्य सफल हो सकता है? बिल्कुल भी सफल नहीं हो सकता। यही काम, तो वो जो क्रिया है वो बोलो सामाजिक वातावरण में घटित हो रही है, नहीं हो रही है? एक बालक जब अपने विद्यालय के जीवन में किसी भी कार्य को कर रहा है, चाहे वो अपने पढ़ने से संबंधित कार्य हो, चाहे वो अन्य कोई कार्य हो, प्रत्येक कार्य को योजना के माध्यम से संपन्न कर रहा है। इसका मतलब वो किससे जुड़ा हुआ है? वो सामाजिक वातावरण से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आगे जाकर उस बालक को अपना सामाजिक जीवन जीना है, समाज में रहकर जीवन जीना है। और समाज में रहकर उस बालक के सामने अनेक प्रकार की समस्याएं ऐसी आएंगी, और उन समस्याओं को वह एक योजना के माध्यम से पूरा करेगा। तो किसके? एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया। भैया आपने जो योजना बनाई किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तो योजना बनाई। आपका उद्देश्य था कि ये मेरा कार्य था, इस कार्य के लिए मैं योजना बना रहा हूं, ये मेरा कार्य सफल हो जाना चाहिए, तो उद्देश्यपूर्ण क्रिया होगी। ये कहने वाले कौन थे प्रायोजना के संदर्भ में? ये कहने वाले थे किलपैट्रिक। कौन थे? किलपैट्रिक थे। अब इसके बाद में जो प्रायोजना है इसके सोपान आते हैं। क्या आते हैं? सोपान। कई बार सीधा प्रश्न पूछ लेता है प्रायोजना के कितने सोपान होते हैं, तो ध्यान रखना प्रायोजना के 6 सोपान होते हैं। प्रायोजना के सोपान। और ध्यान दें प्रायोजना के जो सोपान होते हैं वो 6 सोपान होते हैं। कितने सोपान? 6। सबसे पहला सोपान वातावरण का निर्माण करना। पहला सोपान है वातावरण का निर्माण करना।
पहला सोपान, सबसे पहला सोपान आता है वातावरण का निर्माण करना। दूसरा जो सोपान है वो है योजना का निर्माण। योजना का निर्माण। एक बार 6 जो सोपान है उनको लिखता हूं, फिर एक एक को समझ लेंगे। तीसरा जो सोपान है वो है योजना का क्रियान्वयन। योजना का क्रियान्वयन। योजना का क्रियान्वयन भी कर सकते हैं। चौथा जो सोपान है कार्यों का अवलोकन एवं निरीक्षण। कार्यों का अवलोकन एवं निरीक्षण। देखो फिर पांचवा जो सोपान आता है वो है मूल्यांकन। पांचवा सोपान है मूल्यांकन और छठवां सोपान है लेखा जोखा। अब इनको ध्यान से समझे एक बार। पहला है वातावरण का निर्माण करना। अरे भाई जब तक उस कोई भी कार्य आप कर रहे हैं तो उसके समान वातावरण होना चाहिए। जब तक उसके समान वातावरण नहीं होगा तब तक योजना तैयार नहीं की जा सकती। वातावरण तैयार हो गया, अब योजना का निर्माण कीजिए। वातावरण तैयार करने का मतलब नहीं समझे गुरुजी। अरे पहले इन थोड़ा यह समझो, रीट की एग्जाम जता दिन एग्जाम डेट ना आई जी जता दिन को वो एक अनुरूप वातावरण बन पाएगे, कौन बन पाए ना। लेकिन जैसे ही एग्जाम आ गई आपके लिए वो क्या तैयार हो गया, एक वातावरण तैयार हो गया कि हाँ भाई अब एग्जाम है मेरे को पढ़ना है। तो इसका मतलब वातावरण तैयार हो चुका है आपके सामने। अब उस वातावरण के लिए आपको क्या करना है, योजना का निर्माण करना है। तो आप क्या करेंगे, योजना का निर्माण करेंगे कि मेरे को ये कठिन सा विषय है इसको मेरे को 2 घंटे पढ़ना है, ये सरल विषय इसको 1 घंटे पढ़ना है, कुल मेरे को इतने घंटे पढ़ना है। आप क्या बना रहे हैं कि योजना बना रहे हैं। फिर है देखो उस योजना का क्रियान्वयन। अब भाई योजना बना ली तो बिको क्रियान्वयन भी तो बहुत जरूरी है, बिको लागू हो वो भी तो जरूरी है। अगर आपने योजना तो बना ली लेकिन उसको लागू ही नहीं कर रहे हैं तो आपका वो कार्य कहां से सफल होगा। तो योजना के बाद में उस योजना को क्या करना, लागू करना। अब आपने उस योजना को लागू तो कर दिया लेकिन उसके कार्यों का अवलोकन और निरीक्षण करना। आप उस टाइम टेबल के अनुसार पढ़ने लग गए लेकिन 20 दिन के बाद में, 5 दिन के बाद में, 10 दिन के बाद में आप अपना अवलोकन करते हैं ऑब्जेक्टिव निकाल कर, करते हैं या नहीं करते हैं आप अपना अवलोकन। तो वो क्या हो गया, कार्यों का अवलोकन। फिर हम मूल्यांकन, आप टेस्ट देते हैं, टेस्ट देकर आप अपना क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं और अंत में लेखा जोखा। अंत में रीट का परिणाम आएगा तो वो आपका क्या होगा, लेखा जोखा। आपने एक योजना के माध्यम से कार्य किया और आपने यदि एक योजना के माध्यम से कार्य किया तो आपका कार्य क्या हो गया, सफल हो गया। तो ये क्या है, ये प्रायोजना के सोपान है। और प्रायोजना के कुल कितने सोपान होते हैं, प्रायोजना के कुल 6 सोपान होते हैं। वातावरण का निर्माण करना, योजना का निर्माण करना, योजना का क्रियान्वयन, कार्यों का अवलोकन एवं निरीक्षण, मूल्यांकन और छठा लेखा जोखा। इसके बाद में आता है परियोजना के प्रकार। परियोजना के प्रकार। शुरुआत में जब इस बिंदु को मैंने शुरू किया था तभी मैंने बताया था कि इसमें हम पहले पढ़ेंगे कि परियोजना क्या है, परियोजना का प्रवर्तक। दोनों बिंदु हमने पढ़ लिए, परियोजना क्या है, परियोजना का प्रवर्तक। फिर मैंने कहा था परियोजना के सोपान पढ़ेंगे, सोपान हम पढ़ चुके हैं। फिर मैंने कहा था कि परियोजना के प्रकार पढ़ेंगे। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, परियोजना के प्रकार। तो इसके 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। और 2 प्रकार कौन कौन से हैं, सबसे पहला है व्यक्तिगत परियोजना या व्यक्तिगत प्रायोजना। देखो ध्यान रखना, मैं परियोजना बोल रहा हूं इसका मतलब ये प्रायोजना ही है। व्यक्तिगत परियोजना
और दूसरी है सामूहिक परियोजना। सामूहिक परियोजना दो प्रकार हो गई, एकल और सामूहिक परियोजना। अब जो व्यक्तिगत है उसको हम एकल कह रहे हैं, इसको व्यक्तिगत करना है। जहां एक अकेला व्यक्ति योजना तैयार करे और वो व्यक्ति उस योजना के अनुसार कार्य करे तो वो तो क्या हो गई, व्यक्तिगत, एकल हो गई। एक ही व्यक्ति योजना बना रहा है और वो व्यक्ति अपना कार्य पूरा कर रहा है तो वो परियोजना या प्रायोजना क्या होगी, व्यक्तिगत या एकल प्रायोजना होगी। फिर यदि व्यक्तियों के समूह के द्वारा कोई परियोजना बनाई जा रही है, व्यक्तियों के समूह के द्वारा कोई परियोजना बनाई जा रही है जहां केवल एक ही व्यक्ति कार्य नहीं कर रहा है, एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, तो वो कौन सी होगी, सामूहिक परियोजना होगी। तो परियोजना के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक। व्यक्तिगत में एक व्यक्ति कार्य करता है, व्यक्तिगत में एक व्यक्ति होता है, और सामूहिक में व्यक्तियों का समूह होता है। सामूहिक में व्यक्तियों का समूह है, व्यक्तियों का समूह है। यह है परियोजना या प्रायोजना के प्रकार। अब इसके बाद में परियोजना के गुण या लाभ। परियोजना के गुण या लाभ, भाई क्या लाभ है, क्या गुण है, ताकि इसको इसके अनुसार कार्य किया जाए। भाई कोई ना कोई तो गुण होंगे, तभी तो किलपैट्रिक महोदय इसको शिक्षा के क्षेत्र में लेके आया। अगर इसमें कोई गुण विद्यमान नहीं होता तो वो इसको शिक्षा के क्षेत्र में क्यों लेकर आता। तो सबसे पहला जो गुण आता है, विद्यार्थियों को स्वतंत्रता। सबसे पहला गुण है विद्यार्थियों को स्वतंत्रता। यानी यहां विद्यार्थी क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। विद्यार्थियों को स्वतंत्रता, क्या होती है, विद्यार्थियों को स्वतंत्रता दी जाती है। विद्यार्थी स्वतंत्र होता है, कोई भी कार्य, कोई भी प्रोजेक्ट उनको दे दिया गया और विद्यार्थियों को कह दिया गया इसके ऊपर कोई भी बिंदु दे दिया गया, इस बिंदु के ऊपर आपको कोई प्रोजेक्ट तैयार करना है। अब वो बालक, वो विद्यार्थी स्वतंत्र है, चाहे वो कहीं से भी करे, कैसे भी करे, उस प्रोजेक्ट को तैयार करेगा। इसका मतलब विद्यार्थी खुद कार्य कर रहा है, विद्यार्थी स्वतंत्र है। अध्यापक का किसी प्रकार से कोई दबाव नहीं रहता है कि भाई तू इस प्रकार से इस प्रोजेक्ट को तैयार करना, नहीं। अध्यापक केवल निरीक्षण करने का काम करता है और बाकी कार्य कौन करते हैं, विद्यार्थी करते हैं। तो विद्यार्थी अपने आप में क्या है, यहां स्वतंत्र है। दूसरा है समय और शक्ति की बचत। दूसरा गुण इसका था समय व शक्ति की बचत। समय व शक्ति की बचत होती है, समय की भी बचत होती है और साथ साथ जो श्रम करने की शक्ति होती है उसकी भी क्या होती है, बचत होती है। फिर तीसरा, श्रम के महत्व का ज्ञान। श्रम के महत्व का ज्ञान, श्रम के महत्व का ज्ञान होता है। मनोवैज्ञानिक विधि, मनोवैज्ञानिक विधि, यानी जो परियोजना है वो एक मनोवैज्ञानिक विधि है, मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है। और मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित होने के कारण एक बालक को यह पता लगता है कि मनोविज्ञान के सिद्धांत किस प्रकार से कार्य करते हैं। अगर हम मनोविज्ञान के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करेंगे तो हमारा कार्य क्या होगा, सफल होगा। इसके बाद में है वास्तविक परिस्थितियों से अवगत करवाना। वास्तविक परिस्थितियों से अवगत करवाना, एक बालक को अवगत करवाना।
कोई भी प्रोजेक्ट दिया गया, उस प्रोजेक्ट को तैयार कर रहा है, उस प्रोजेक्ट को तैयार करते समय उसके सामने किस प्रकार की परिस्थितियां आई, अब उन परिस्थितियों से वो क्या हो रहा है, अवगत हो रहा है। तो चाहे किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, किसी भी प्रकार की कोई परिस्थिति आए, जब तक हम उस बालक को कोई कार्य नहीं देंगे तब तक वो उस प्रकार की परिस्थितियों के अनुरूप कैसे ढल पाएगा। जब उसको हम कोई कार्य देंगे तभी उस प्रकार की परिस्थितियों के अनुसार वह ढल पाएगा। अगला है छात्र एवं शिक्षक का आपसी संबंध होता है इसमें। अगला गुण है शिक्षक व छात्र का आपसी संबंध। शिक्षक और छात्र में आपसी संबंध स्थापित होते हैं। कैसे? क्योंकि यहां शिक्षक बालकों के ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं डालता है। पहला ही गुण हमने पढ़ा था विद्यार्थियों की स्वतंत्रता। विद्यार्थी यहां स्वतंत्र होता है, विद्यार्थी के ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं डाला जाता है कि तू इस प्रकार से कार्य कर, जिससे शिक्षक व छात्र के जो आपसी संबंध हैं वो भी क्या होते हैं, प्रगाढ़ होते हैं। फिर आता है अगला गुण आता है स्वयं मूल्यांकन में सहायक। विद्यार्थी खुद कार्य कर रहा है और जब विद्यार्थी खुद कार्य कर रहा है तो उसको खुद के स्वयं मूल्यांकन में सहायता मिलती है। स्वयं मूल्यांकन में सहायक, बालक खुद का अपने आप ही मूल्यांकन कर लेता है। उसको पता चल जाता है कि इस कार्य को मैं इस योजना के माध्यम से करूंगा तो मैं सफल हो जाऊंगा, और अंत में उसको उसका यानी क्या परिणाम निकला, परिणाम अच्छा निकला, खुद का मूल्यांकन खुद ही कर रहा था। इसके बाद में अगला जो गुण है ज्ञान प्राप्ति का स्रोत। बिल्कुल ज्ञान प्राप्ति का तो स्रोत है ही है भाई। एक बालक पूरी योजना तैयार करता है, ज्ञान प्राप्ति का स्रोत पूरी योजना तैयार करता है और उस योजना के माध्यम से वो क्या करता है, आगे बढ़ता है। जब एक बालक पूरी योजना के माध्यम से आगे बढ़ता है तो उसे अनेक प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इसका जो अंतिम गुण है वो है सामाजिक समायोजन का प्रशिक्षण। सामाजिक समायोजन का प्रशिक्षण। हमने शुरुआत में ही पढ़ा था, किलपैट्रिक महोदय ने कहा था कि परियोजना है वो सामाजिक प्रकार की गतिविधि है, सामाजिक गतिविधि है, समाज में संपन्न होती है। इसका मतलब सामाजिक समायोजन का प्रशिक्षण अपने आप है सामाजिक गतिविधि है जो समाज में घटित होती है। एक बालक जैसे विद्यालय में रहता है तो वो विद्यालय भी तो उस बालक के लिए अपना समाज ही है। विद्यालय में रहकर यदि उस कार्य को कर रहा है योजना बनाकर, घर पर यदि उसको तैयार कर रहा है, अन्य किसी स्थान पर तैयार कर रहा है, तो उस अर्थ क्या हुआ, सामाजिक समायोजन का भी इससे क्या प्राप्त होता है, प्रशिक्षण प्राप्त होता है। ये थे प्रयोजना या परियोजना के गुण। इसके बाद में कुछ इसके दोष और हैं वो और पढ़ेंगे, यानी सीमाएं। दोष को क्या कहते हैं, सीमाएं। परियोजना की सीमाएं या दोष। अब भाई कोई भी कार्य है तो उसके गुण ही गुण नहीं होते हैं, दोष भी होते हैं। और इसमें सबसे पहला दोष आता है विषय सामग्री की अव्यवस्था। सबसे पहला विषय सामग्री की अव्यवस्था। विषय सामग्री की अव्यवस्था कैसे? भाई बालक कार्य कर रहा है, खुद कार्य कर रहा है, खुद उसको बालक को एक प्रोजेक्ट तैयार करना था, बालक ने पूरी योजना बनाई, योजना के माध्यम से बालक कार्य कर रहा है। विषय सामग्री अव्यवस्थित है उसकी। क्यों? क्योंकि वो एक अच्छी प्रकार से योजना बना रहा है, वो कर रहा है ये कंटेंट यहां से जोड़ूंगा, दूसरा कंटेंट यहां से जोड़ूंगा, उससे वो क्या हो गया, उसकी जो विषय सामग्री थी वो क्या होगी, अव्यवस्थित होगी। इसके बाद में दूसरी सीमा या जो दूसरा दोष आता है अधिक व्यय। व्यय भी अधिक होता है भाई इसमें, अधिक व्यय। इसके बाद में अगला आता है पाठ्य सामग्री को समय पर पूरा करवाने में कठिनाई होती है इससे। पाठ्य सामग्री को समय पर
पाठ्य सामग्री को समय पर पूरा करवाने में कठिनाई। अगर एक अध्यापक प्रत्येक पाठ को एक योजना के माध्यम से पढ़ाने लग जाएगा और प्रत्येक पाठ के ऊपर बालकों से परियोजना बनाने लग जाएगा तो वहां पाठ्यक्रम समय पर क्या नहीं हो पाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा। और उसके बाद में एक है संतुलित शिक्षण नहीं, संतुलित शिक्षण नहीं, क्योंकि विद्यार्थी इसमें क्या होता है, स्वतंत्र होता है, और विद्यार्थी स्वतंत्र होता है तो वो अपनी क्या करेगा, मनमानी करेगा। तो संतुलित शिक्षण नहीं है। और अंतिम है अध्यापक पर ज्यादा निर्भर नहीं, अध्यापक पर ज्यादा निर्भर नहीं, अध्यापक पर निर्भर नहीं होती है। मैंने कहा था शुरुआत में कि अध्यापक तो केवल निरीक्षण देने का काम करता है। ये थी हमारी प्रायोजना या परियोजना कार्य। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद मित्रों।